कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13, मेरी विदेशी यात्रा। ठीक है, इससे पहले आज पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विदेशी लोगों के रहन सहन, प्रेम, व्यवहार तथा उनकी संस्कृति से अवगत कराया है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। चित्रों को देखकर लिखिए कि ये कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, आपको उन्हें पहचानना है, उनके नाम लिखने और बताना है कि यह कहाँ स्थित है। ठीक है, मेरे बाबू हरि जी के मुकदमे में डुमराव के महाराज ने प्रीवी कौंसिल में अपील कर दी थी। अब अपील की पेशी का समय नजदीक आ गया था। बाबू हरि जी चाहते थे कि मैं भी वहाँ की बैरिस्टरों की मदद के लिए विलायत जाओ, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन के आराम से ही समय से मुझे वचन ले लिया था कि उनके मुकदमों में मैं बराबर काम कर दूंगा। इसी वचन की पूर्ति में हाई कोर्ट की पेशी के समय भी मैंने काम किया था। अब विलायत जाने की बारी आई तो इनकार नहीं कर सकता था, और कुछ यह भी लालच हुआ कि इस बहाने विदेश की यात्रा भी हो जाएगी, इसलिए वहाँ जाने की तैयारी करने में लग गया। हमारा भतीजा जनार्दन, जो लोहा बनाने का काम सीखने वहाँ गया था, हाल ही में लौटा था। टाटा कंपनी जमशेदपुर में उसे नौकरी भी मिल गई थी। वहाँ के रहन सहन के संबंध में उससे तथा मित्रों से सलाह करके मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर खादी ही पहना करता था। वहाँ जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित न समझा, इसीलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार द्वारा मंगवा कर बनवाए। कपड़े की काट छाट भी देशी रखी। अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का ही निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई, बहुत कम खर्चे में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। पोशाक चूंकि हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ मूल अथवा भद्दापन भी तो कोई विदेश समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी रहन सहन अख्तियार करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से सब झंझट दूर हो जाते हैं। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए वह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान नहीं दिया। हमने कपड़ों को शरीर गर्म करने और लज्जा निवारण करने का साधन मात्र समझा है। इस नीति को मैं बराबर बताता आया हूँ। 45 से 55 की अवस्था में नए सिरे से विदेशी फैशन को स्वीकार करना, उनके तहे पेच को समझना और कपड़े पहनना तथा समय समय पर उसे बदलते रहना मेरे लिए कम कठिन न होता, और ऐसा करने पर काफ़ी खर्च भी पड़ जाता। इसलिए मैंने वहाँ भी अपनी चाल चलना बेहतर समझा। ऐसा ही प्रबंध किया। मार्च के आरंभ में ही घर से रवाना होकर मुंबई पहुँचा। वहीं खादी भंडार में कुछ कपड़े तैयार करने के लिए कह दिया। वहाँ से महात्मा गांधी जी से विदा लेने के लिए साबरमती चला गया। रवाना होने के दिन भाई साहब भी मुंबई पहुँच गए। केसर हिंदी जहाज में मुंबई से चला। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में बहुत ना पड़ा जो विशेष ढंग से रहते और खाते पीते थे। जानने के पहले एक दिन श्री सच्चिदानंद सिंह, अब डॉक्टर, ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से टेबल पर खाना खिलाया था। मैंने खाते चम्मच का प्रयोग देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश सैर करने के लिए ही जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान तो हो ही गई, पर दूसरी कोई मुलाकात भाई और बहन उस जहाज पर नहीं थे।
मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचाता हूँ। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई, पर इतने में मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुतेरों की आंख जाती थी। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहा। समुद्र बहुत शांत था, इसलिए किसी प्रकार की मतली या चक्कर आदि मुझे नहीं आया। रास्ते में मुझे मालूम हुआ कि जब तक जहाज सुएज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो मुसाफिर चाहें मोटर द्वारा जाकर काहिरा नगर उनसे थोड़ी दूरी पर स्फिंक्स को देख आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझो। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत ही सवेरे करीब 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर काहिरा चले गए। उसके बाद काहिरा का अजब घर देखने गए। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीजें सुरक्षित रखी गई हैं। वह बड़ा सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के कितने श्री शव जो पिरामिडों से निकले हैं वहाँ सुरक्षित है। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर मनुष्यों का चेहरा और हाथ पैर जो के त्यों है। वे जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि भारतवर्ष से ही यह जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान मुर्दों के साथ गाड़ दिए जाए, जो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। पहनने की कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी इत्यादि, खाने के लिए अग्र और श्रृंगार का सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी, सब चीजें एक से एक अच्छी बनी होती थी। उनसे जान पड़ता था कि उस समय के भी लोग सोने का व्यापार करना जानते थे। उस म्यूजियम को देखने के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगह दिखाई गई। इनमें एक बड़ी सुंदर मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब रुख मुंह करके नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ से काबा पूरब में पड़ता है। यह हिंदुस्तानी के लिए कुछ अजूबा सा मालूम पड़ता है। वहाँ की मस्जिदें इसी कारण से हिंदुस्तान की मस्जिदों जैसी पश्चिम रुख की न होकर पूर्व रुख की होती है। यह बड़ी मस्जिद थी। वैसे ही थी वहाँ की भाषा अरबी है, पर यूरोपीय भाषाओं में से अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का है। लोग साफ मालूम पड़ते थे पुलिस वाले तुर्की फ्रेंच पहने हुए थे। काहिरा यद्यपि पुराना शहर है, तथापि जिस हिस्से को देखा है वह बहुत कुछ आजकल के शहरों के जैसा ही था। दोपहर को भोजन करके हम लोग कुछ दूर मोटर पर पिरामिड देखने गए। कहाँ गए? पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी हिंदुस्तान में ऊँट पर ना चढ़ा था। पर एक बार चढ़ जाने पर कोई विशेष बात नहीं हुई। पिरामिडों की नज़दीक जाकर देखा, ये बहुत ऊंची चौखुंटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता था, वैसे ही पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़ों से बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर की और कम होती है।
ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और ऊंचे हैं। जिस परिणाम ये ऊंचे और चौड़े हैं, उसी परिमाण में इनसे लगी हुई पत्थर ईंटें भी पजावा की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से अधिक होंगी। ना मालूम कितने दिनों में एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। यह इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद जो की त्यों खड़ी है। उनमें से अनेक की अंदर की खुदाई हुई, उन्हीं में से निकले हुए सामान का संग्रह काहिरा के अजायब घर में है। मुझे स्मरण की हाल में अखबारों में पढ़ा था कि कब्रें खोदने वालों की मृत्यु हो गई थी। जिस किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया, खोदने वाला मर तो गया पर वहां की खुदाई से बहुत सामान निकला। स्फिंक्स एक अजीब चीज है। मुंह मनुष्य का एक और शरीर जानवर का है। यह बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और वह भविष्य की बातें बता देता था, पर यह जो कुछ कहता था उसका समझना बहुत कठिन था। अब ये बात तो नहीं है, पर यह मूर्ति ही उस प्राचीन समय का स्मरण कराती रहती है। यह देखकर हम लोग संध्या एक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सईद हम लोग 11 बजे रात के करीब पहुंचे। यहाँ जहाज पहुंच गया था। हम सब लोग अपने अपने कमरे में आकर सो गए थे। खाना पीना रास्ते में ही रेल में हो चुका था। भूमध्य सागर में पहुंचकर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल समुद्र तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी जोरों से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता रहा। मुझे एक दिन कुछ मतली सी आई, पर अधिक नहीं। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहां का शहर कुछ दूर पर देखने में आया। पहाड़ तो साफ नजर आता था। कुछ दिनों बाद हम लोग मार्सेल्स पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी कभी कोई टापू नजर आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। इससे दिन रात पानी पानी देखते देखते एक तो दिन के बाद ही ऊब जाते हैं। अगर कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज आ गया या जमीन देखने में आई तो बहुत आनंद होता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं है। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। यहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी थॉमस को कंपनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख लिया। थॉमस को का प्रबंध बहुत अच्छा होता है। यात्रियों को उनका दुभाषीय मुख्य मुख्य स्थान दिखा देते हैं। उनकी मोटर गाड़ी रहती है। ऐसा अच्छा प्रबंध रखते हैं कि निश्चित समय के अंदर आदमी सब कुछ देख लेता है। सवेरे जहाज से उतरते ही साथ रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह ठीक करा ली थी। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गए। पेरिस में गाड़ी बदलकर केले पहुंचा। वहां फिर उन्होंने जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर लिया। डोवर से रेल पर चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुंच गए। वहां मैं 5 के तीसरे सप्ताह पहुंचा था, पर अब तक काफी सर्दी थी। स्टेशन पर पहले से भी वहां पहुंचे हुए मित्र मिल गए। मैं सीधे उस मकान में चला गया जो पहले मैं किराए पर लिया गया था। हम लोग कुछ दिनों तक कहीं ठहरे रहे। मेरा कार्यक्रम वहाँ यह था कि मैं अपनी आदत के अनुसार बहुत सवेरे उठता। वहाँ लोग सवेरे बहुत देर तक सोए रहते, अधिकतर रात के पहले पैर में ही जागकर काम करते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता, वह भी न कर सका। जब सब लोग सोए ही रहते हैं, मुंह हाथ धोकर और स्नान कर कमरे में बैठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने लगता।
सब लोग प्राय 9:30 तैयार होते। उस समय तक मैं लगभग 2 घंटे काम कर चुका होता था। उसके बाद नाश्ता करके प्राय 10 बजे लाइब्रेरी में चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तकें पढ़ने लगता। वहाँ से के हमारे अटर्नी ने लाइब्रेरी में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे अंग्रेजी कानून की हर तरह की पुस्तकें देखने को मिल जाती। एक दिन 1 बजे दिन तक इस तरह काम करके मैं नजदीक के ही एक शाकाहारी लोगों के रेस्तरां में चला जाता। वहाँ कुछ फल, रोटी, दूध इत्यादि खा लेता। कहने से वे सब कुछ बिना अंडे के बना देते। 1 दिन में तो वहाँ के आदमी ने मुझे पहचान लिया, इसलिए पहुँचने पर कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर संध्या तक पोर्ट में काम करके प्राय 6 बजे वहाँ से वापस आता। आना जाना रेल में होता तो जमीन के अंदर चलती है। घर पर संध्या का भोजन करके शाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ काम करके सो जाता। किसी दिन बैरिस्टरों के साथ सलाह बात होती, उसके अनुसार इस कार्यक्रम में तब्दीली हो जाती। इस तरह लगभग 2 महीने बीत गए। लंदन में से मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि श्री रोम्या रोला से जाकर मिली, इसलिए मैं वहाँ गया जहाँ वे बराबर करते हैं। पर उनकी बहन से मुलाकात हुई तो पता चला कि वे गर्मी के कारण कार्टरिगी पहाड़ पर चले गए। मैं वहाँ गया। रास्ता बहुत ही सुंदर था। रेल ऊंचे पहाड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ थोड़ी दूर पर नजर आ रहे थे। मैं एक होटल में ठहर गया। श्री रोम्या रोला ने ही सब प्रबंध कर दिया था। 2 दिनों तक वहाँ रहा। उनसे भेंट हुई, बातें भी हुई। मुश्किल यह थी कि वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और मैं फ्रेंच नहीं समझता था। होटल में एक अंग्रेजी जानने वाला उन्होंने खोज निकाला। उसकी विद्या भी कुछ अलग अंदाज की थी। उसने मिलकर मुझसे जितना लाभ होना चाहिए था उतना हो सका। वहाँ से चलकर मैंने बर्नवेल, न्यूटरटेल, लोसान, जेनीवा शहरों को देखा। न्यूटरटेल में एक छोटी पर अचंभा पैदा करने वाली घटना हुई। मैं वहाँ बाजार घूम रहा था। एक दुकान में हाथ का बुना हुआ अच्छा कपड़ा बिकता था। मैं वहाँ गया। एक लड़की बेचने का काम कर रही थी। वह अंग्रेजी जानती थी। जब मैंने हाथ के बुने हुए कपड़ों की बात की तो उसने मेरी पोशाक देखी तो समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह गांधी जी का केवल नाम ही नहीं जानती थी, बल्कि जो ग्रंथ उसके संबंध में उसे मिले थे उसे पढ़ भी चुकी थी। उसने मुझे म्यूनिख को एक दुकान का पता दिया जहाँ हाथ के बुने कपड़े मिल सकते थे। अपनी दुकान में रखे हुए पुराने स्विस चरखे का नमूना भी दिखलाया। ये हमारे देश जे पत्ती वाले चरखे के समान ही था। वह ऊंची कुर्सी या स्टूल पर बैठकर चलाया जा सकता था। वहाँ मैंने पहले समझा कि गांधी जी के संबंध में श्री रोम्या रोला की पुस्तकों ने कितना प्रचार कर दिया है। वहाँ से मैं बर्लिन गया। वहाँ पर ठहरने और कार्यक्रम का कुछ वर्णन कर देना अच्छा होगा। मैंने यात्रा क्रम बना लिया था जिसमें जर्मनी के 3 शहर रख लिए थे, बर्लिन, लीप्जिग और म्यूनिख। इटली में बोनेस और रोम तथा फ्रांस के दक्षिण में नीस होते हुए मर्सेल्स पहुंचने का विचार था। समय इतना कम था कि इससे अधिक कहीं नहीं जा सकता था और इन शहरों में भी पूरा समय नहीं दे सकता था। मैं प्राय रात की गाड़ी से रवाना होता। वहाँ की गाड़ियों में अधिक महसूल देने पर सोने के लिए जगह मिल जाती थी। मैं ऐसी गाड़ी चुन लेता जो रात के 10-11 बजे रवाना होती और लक्ष्य स्थान पर सवेरे पहुँचती। सोने का टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता। सवेरे गाड़ी में ही मुंह हाथ धोकर उतरता। स्टेशन पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहाँ यात्रियों का सामान सुरक्षा के लिए रख लिया जाता है। अपने यात्रा क्रम के अनुसार मैं म्यूनिख गया। वहाँ पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा जिसमें प्राय हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहाँ के मशहूर म्यूजियम को भी देखा जिसमें वैज्ञानिक वस्तुओं का संग्रह है। वहाँ तलाश करते करते उस दुकान तक भी पहुंचा जहाँ न्यूटरटेल ने मुझसे कहा गया था, पर ऐसा कपड़ा नहीं मिला।
म्यूनिक से मैं वेनिस गया, अजीब शहर है। समुद्र घर घर में है, घर से निकलकर नाव से बाहर जाया जाता है, नाव के सिवा वहाँ कोई दूसरी सवारी नहीं होती। पानी के बीच में चट्टानें हैं, उन्हीं पर मकान बने हैं। जो मशहूर गिरजाघर है वहाँ कुछ खाली जगह है। वहाँ मैं संध्या समय तक टहलता रहा। रात के 10-11 बजे होटल में जाकर ठहरना चाहा, पर वहाँ इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर भी वहाँ ठहरना कठिन हो गया। इसलिए गाड़ी के समय से पहले ही स्टेशन चला आया। रोम में 2 दिनों तक ठहरा। मेरी यात्रा कुछ ऐसी रही कि यात्रियों द्वारा देखे जाने वाले स्थानों के सिवा मैं कुछ और न देख सका, न किसी से मिल सका। समय भी न था। पहले से यदि प्रबंध होता तो कुछ लोगों से मिलता, समय रहता तो वहाँ की परिस्थिति जानने का भी प्रयत्न करता, पर ऐसा न हो सका, जिसका अफसोस रहा क्योंकि लाचारी थी। अंत में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। रास्ते में नीस में उतरा। वहाँ पास होके मशहूर कैसीनो को भी देखा, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं। इन सब चीज़ों को देखने में मेरा जी नहीं लगा। तुरंत मैं मार्सेल्स चला गया। दूसरे दिन सुल्तान जहाज पर सवार होकर हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमने जैसे विभिन्न विभिन्न देशों की यात्राएं की, और दूसरा हमें अंत में अपना देश ही अच्छा लगा। इसलिए बच्चों, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।